नमस्कार दोस्तों, आज हम केमिस्ट्री का सबसे स्कोरिंग चैप्टर आपके सामने लेकर आए हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आज इस चैप्टर को हम मात्र 10 मिनट में आपको वन शॉर्ट वीडियो में कंप्लीट कराएंगे और ये सबसे स्कोरिंग चैप्टर है। अगर आप अपने एग्जाम में 90% मार्क्स लाना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लास्ट में आप कमेंट भी करिएगा, लाइक भी करिएगा और सब्सक्राइब, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर। तो दोस्तों, आपका पहला टॉपिक है व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। तो आप लोग जानते हैं कि जब एक से ज्यादा सब्सटेंस आपस में मिलकर एक नया सब्सटेंस बनाते हैं एक नई प्रॉपर्टी के साथ, तो उसे बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते होंगे कि हमारे पास मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम हमारा जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो ये क्या है? ये हमारा केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी अलग है। मैग्नीशियम की ऑक्सीजन की अपनी एक अलग प्रॉपर्टी होती है और जब मैग्नीशियम डाइऑक्साइड बनता है तो उसकी एक अलग प्रॉपर्टी होती है। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो हम आपको एक और देसी उदाहरण देते हैं कि आपकी मम्मी घर में मिठाई बनाती होंगी और मिठाई में दूध और चीनी लेती हैं। दूध की अपनी एक अलग प्रॉपर्टी होती है, चीनी की अपनी एक अलग प्रॉपर्टी होती है। जब दूध और चीनी मिलता है और उसमें हीट देते हैं, यानी गर्म करते हैं, तवे में चढ़ाते हैं, कढ़ाई में बनाते हैं, जिसमें भी आपकी मम्मी मिठाई बनाती होंगी, तो उससे बनता होगा मिठाई। और मिठाई की एक अपनी अलग प्रॉपर्टी होती है। अब आपको यहाँ से हम एक चीज और भी बताएंगे कि इसमें रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है। रिएक्टेंट हमारा पुराना सब्सटेंस जो होता है उसे हम रिएक्टेंट बोलते हैं और जो नया सब्सटेंस बनता है उसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं। जैसा कि हमने एग्जांपल दिया था कि दूध और चीनी क्या है? पुराना सब्सटेंस है, इसलिए वो रिएक्टेंट कहलाएगा। और जो मिठाई बना वो हमारा एक नया सब्सटेंस है, इसलिए वो प्रोडक्ट कहलाएगा। ये यहाँ पर जो एग्जांपल है, यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है? हमारा पुराना सब्सटेंस है, इसलिए ये हमारा रिएक्टेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये हमारा रिएक्टेंट कहलाएगा। और ये हमारा नया सब्सटेंस बना, इसलिए ये हमारा क्या होगा? प्रोडक्ट कहलाएगा। तो इसको आप लोग देख लीजिए और हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अगला टॉपिक है कि कैसे हम ये जानेंगे कि ये केमिकल रिएक्शन है, यानी इंडिकेटर माने कोई चीज जो इंडिकेट करता है। तो आप लोग कैसे समझेंगे कि ये यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है? तो सबसे पहली बात जो होती है कि कलर में चेंजेस आएगा। क्या आएगा? अगर कोई भी इक्वेशन आप कुछ चीज बना रहे हैं उससे एक नया सब्सटेंस, जैसे दूध और चीनी को बना रहे हैं तो उससे मिठाई बनेगी। तो मिठाई हमारी सफेद कलर की भी होती है और उसमें कुछ कलर अगर चेंजेस होते हैं पुराने सब्सटेंस से तो वहां पर भी एक केमिकल रिएक्शन का इंडिकेशन होगा। दूसरा जो हमारा है उसके स्टेट को परिवर्तन होगा। स्टेट का मतलब वो सॉलिड है तो लिक्विड हो सकता है, लिक्विड है तो गैस हो सकता है, या गैस से मतलब जो भी हमारे स्टेट हैं, जो हमारे 3 स्टेट हैं उनमें वो चेंजेस आएंगे। और जो तीसरा इफेक्ट है कि उसमें गैस रिलीज होगी। गैस रिलीज जब आप अपनी लेबोरेटरी में या अपने लैब में जाकर कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वहां से गैस प्रोड्यूस होगी कोई भी रिएक्शन करने में, तो इससे भी ये समझ में आएगा कि वो केमिकल रिएक्शन उस पर हो रहा है। और चौथा जो हमारा इंडिकेशन होता है वो हीट और लाइट प्रोड्यूस होता है। और पांचवा प्रेसिपिटेट बनाएगा। अगर ये पांचों गुण पाए जाते हैं किसी भी रिएक्शन में तो उसे हम केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। आइए अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है हमारा केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है? उसी जो केमिकल रिएक्शन था उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ही हमारा केमिकल इक्वेशन कहलाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं बोर्ड पे कि वर्ल्ड इक्वेशन लिखा हुआ है। जैसा कि आप लोग जानते भी हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो वाटर बनता है, ये आप जानते हैं। अब इसको सिंबल्स में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये हम आपको बताते हैं। हाइड्रोजन को क्या लिखते हैं? हाइड्रोजन को H2 लिखा जाता है और ऑक्सीजन को O2 लिखा जाता है और यहां से बनेगा हमारा पानी। क्या बन जाएगा? पानी। ये हमारा क्या हुआ? केमिकल इक्वेशन। अब यहीं से ये बात समझ में आती है कि क्या हमारा ये इक्वेशन सही है या नहीं। तो उसके लिए भी जो हमारे इक्वेशन होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। एक हमारा होता है बैलेंस्ड इक्वेशन और दूसरा हमारा होता है अनबैलेंस्ड इक्वेशन। जैसा कि आप लोग ये भी जानते हैं कि कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी क्या कहते हैं? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, ओनली कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। उसी तरह कंजर्वेशन लॉ ऑफ मास भी बोलता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, ओनली कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो यहाँ पर भी जितनी चीज हम यहाँ पर लेंगे, जैसा कि अभी हमने मिठाई का एग्जांपल लिया था, जितना आप दूध लेंगे और जितना आप चीनी लेंगे उसको जब मिठाई बनाएंगे तो मिठाई भी उतनी ही बनेगी। यानी 1 किलो चीनी लिया, 1 किलो दूध लिया, लीटर में नहीं किलो में हम बात करते हैं।
तो उन दोनों को जब आप मिला देंगे तो 2 किलो मिठाई भी बनेगी। अब आप कहेंगे सर हमने उसको तौला था 2 किलो नहीं आया, तो कुछ उसमें इवेपोरेट हो गया, उसको आपने ऐड नहीं किया। जो इवेपोरेट हुआ उसको भी आपको ऐड करना है, अगर आप ऐड करेंगे तो आपको 2 किलो ही मिलेगी। तो उसी तरह इसको हमको देखना है कि क्या इसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है क्या उतना ही यहाँ प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन है। तो देख के देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन हमारे क्या है 2 है और इधर कितना है 2 है। जी सर हाइड्रोजन तो सही मिल गया, हाइड्रोजन तो सही मिल गया। अब ऑक्सीजन को देख लें, इधर कितना है 2 ऑक्सीजन है और इधर कितना है 1 ऑक्सीजन। अरे सर ऑक्सीजन तो बैलेंस नहीं हुआ, यानी नंबर ऑफ एटम इन अ रिएक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट। अगर ये इक्वल होता है तभी वो बैलेंस कहलाएगा, अदरवाइज बैलेंस नहीं कहलाएगा। तो अब यहाँ पर जो बैलेंस नहीं होगा उसको हम लोग बैलेंस करेंगे। हमारी कमी क्या है, यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है, यानी इसको अगर हम 2 कर दें, सॉरी इधर ऑक्सीजन कम है, इधर अगर हम ऑक्सीजन को 2 कर दें तो हमारा बैलेंस हो जाएगा। चलिए हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब हम 2 से मल्टीप्लाई किए तो हमने देखा कि हाइड्रोजन 4 हो गया। क्या हो गया 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया, यानी कि अब तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया सर, लेकिन हाइड्रोजन बैलेंस नहीं हुआ। हाइड्रोजन बैलेंस नहीं हुआ तो अब क्या करेंगे, अब हम लोग इधर 4 चाहिए हाइड्रोजन, तो हम क्या करें यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी हमारा 4 हो जाएगा। अब दोनों में बराबर हो गए, जितने नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट है उतना ही नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट है। ये हमारा क्या हुआ बैलेंस इक्वेशन हो गया। तो यहाँ से हम लोगों ने ये भी जाना कि जो हमारा केमिकल इक्वेशन होता है वो 2 तरीके के होते हैं, एक बैलेंस और एक अनबैलेंस। बैलेंस केमिकल ऑफ रिएक्शन क्या होता है, वो इक्वेशन क्या होता है कि नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट। अगर ऐसा कुछ होगा तो वो बैलेंस होगा। एक नंबर आपको बैलेंसिंग में आता है, हमने एक बैलेंस करके आपको दिखा दिया। इसी तरह आप बैलेंस कर लेंगे। जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन होंगे उसको आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको जरूरत होगी तो हम जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में आते हैं उसको भी आपको दे देंगे, उसको बैलेंस भी करवा देंगे और आपको सब कुछ करवाएंगे। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक में। तो दोस्तों आपका जो अगला टॉपिक है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, इसलिए इस टॉपिक को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक इसको ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ से 1 या 2 नंबर के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान दीजिएगा। और टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में जो पहला हमारा टॉपिक है, जो पहला हमारा टाइप है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब आप कहेंगे सर कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है, इसमें 2 अलग अलग सब्सटेंस आपस में मिलकर एक सिंगल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ 1 प्रोडक्ट, यानी सिंगल सब्सटेंस में। और जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है CaO और H2O, ये 2 अलग अलग सब्सटेंस है, ये आपस में कंबाइंड होकर CaOH का ट्वाइस बना लिया, एक सिंगल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। इस तरह का जो भी रिएक्शंस होते हैं उन्हें हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। अगर आपको समझ में ना आया हो तो हम एक देसी एग्जांपल आपको बताते हैं। जैसे आपकी मम्मी घर में वही मिठाई बनाती हैं, तो मिठाई के लिए क्या करती हैं, दूध लेती हैं और चीनी लेती हैं, दोनों को मिलाती हैं और एक सिंगल दूध और चीनी क्या है अलग अलग प्रोडक्ट है जिसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं। और वो जब मिलकर बना तो एक मिठाई बन गई, एक मिठाई बन गया ना, तो वो मिठाई जो है वो क्या है, वो हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है और वो एक सिंगल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो चलिए आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ में आ गया होगा। हम लोग चलते हैं अगले टाइप पे। अगला जो टाइप है वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जस्ट अपोजिट है किसका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में अभी हमने आपको क्या बताया कि 2 अलग अलग सब्सटेंस आपस में मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसी तरह यहाँ पर क्या होगा डिकम्पोजिशन में कि एक सिंगल प्रोडक्ट 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस में ब्रेक हो जाएंगे, टूट जाएंगे, तो उन्हें हम बोलेंगे क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसा कि आप बोर्ड पे भी देख सकते हैं कि 1 कंपाउंड ब्रेक इनटू 2 और मोर सब्सटेंस। जब एक कंपाउंड 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस में ब्रेक हो जाते हैं तो उसे बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, ये हमारा ब्रेक हो रहा है CaO प्लस CO2, यानी कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट रहा है। अब इसी तरह आप अगर ये मान लें कि जैसे कि आपके घर में मम्मी ने मिठाई बनाई, हम उसी मिठाई पे आज चर्चा करेंगे, तो मिठाई को तोड़कर अगर फिर से दूध और चीनी को अलग कर दिया जाए तो इसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, ऐसा हम बता रहे हैं, इसको एग्जाम में मतलब ये एग्जाम में यही लिखेगी, तो मैंने आपको समझाने के लिए बोला। जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है वो 3 टाइप का होता है। पहला हमारा थर्मल, दूसरा इलेक्ट्रो
लिटिक और तीसरा फोटोकेमिकल। थर्मल का मतलब होता है हीट। हीट की वजह से जब कोई सब्सटेंस टूटता है तो उसे बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। अगर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से कोई चीज टूटे तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और अगर लाइट की वजह से, फोटो मतलब लाइट, लाइट की वजह से अगर कोई चीज डिकम्पोज होता है, यदि लाइट की वजह से कोई चीज डिकम्पोज होता है तो उसे बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो इस तरह से हमारा ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी खत्म हुआ। अब हम लोग चलते हैं अगले टाइप पे। तो अगला जो टाइप है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, उसमें अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव वन। यानी जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास जिंक है। जिंक हमारा जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है तो जिंक कॉपर से मोर रिएक्टिव है। जिंक जब डबल पॉजिटिव होता है, कॉपर भी डबल पॉजिटिव होता है, लेकिन जिंक क्या है, मोर रिएक्टिव है। और वो इसके साथ जब रिएक्शन करेगा तो कॉपर को डिस्प्लेस करके जिंक सल्फेट बन जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा। अगर तो आपको हम एक फनी एग्जांपल के थ्रू बताते हैं, इसको सीरियस मत लीजिएगा। मान लीजिए कि ये रवि है। रवि एक बंदा है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ये डबल पॉजिटिव और निगेटिव है। निगेटिव को मान लीजिए फीमेल और पॉजिटिव को मान लीजिए मेल। ये इसकी गर्लफ्रेंड है। ये क्या है, ये मान लीजिए रवि के साथ मान लीजिए कोई नाम बी है, बी की गर्लफ्रेंड सी है। नाम इसलिए नहीं लेंगे, किसी का मैच करे तो कह दो सर आपने ऐसा ऐसा कहा, इसलिए नाम नहीं, रवि केवल ले रहे हैं। रवि क्या है, इस बी से ज्यादा इफिशियंट है, तो जब ये यहाँ पर आएगा तो क्या करेगा, क्या करेगा, ये बंदी जो है इसके साथ रिएक्शन कर लेगी, क्योंकि ये ज्यादा पैसे वाला है एज कंपेयर टू ये। और आजकल यही देखा जाता है ना पैसे वाले पे, तो ये क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा और यहाँ पर इसकी ये सेटिंग हो जाएगी और ये कॉपर अलग हो जाएगा, यानी बी बंदा अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सिर्फ आप समझने के लिए आपको बताए हैं, इसको सीरियस मत लीजिए, केवल समझकर अपने आप एग्जाम में बेहतर करिएगा। अगला हम लोग चलते हैं, अगला है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयन। और हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट जो रिएक्शन रिएक्टिविटी सीरीज जो है वो हम बोर्ड पे लगा दे रहे हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। इसी रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग ये डिस्प्लेस करेगा। जो ऊपर हाइड्रोजन के ऊपर है, इसे आप रिएक्टिविटी सीरीज में देख सकते हैं कि जो हाइड्रोजन से ऊपर है वो मोर रिएक्टिव उसका है, और उससे नीचे जो बंदे हैं वो लेस रिएक्टिव हैं। तो जो ऊपर वाला है वो नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकेगा। ठीक है, कभी कभी ऐसे कुछ एग्जांपल्स आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो आप उसको जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयन होता है, यूजुअली प्रेसिपिटेट फॉर्म। ठीक है, चलिए हम लोग एग्जांपल पर चलते हैं। एग्जांपल क्या है, सोडियम सल्फेट है। सोडियम सल्फेट यहाँ पर क्या होगा, Na पॉजिटिव में टूटेगा और SO4 डबल निगेटिव पे टूटेगा। यहाँ पर क्या होगा, Ba डबल पॉजिटिव पर और Cl2 निगेटिव पे, 2Cl निगेटिव निकलेगा। तो क्या होगा, यहाँ पर आयनों का एक्सचेंज होगा, यानी जो पॉजिटिव होगा वो उसके निगेटिव के साथ रिएक्शन करेगा और ये निगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करके बना लेगा क्या, सोडियम क्लोराइड और BaSO4। ठीक है, अब BaSO4 क्या प्रेसिपिटेट है, तो वो नीचे की ओर डिनोट हो रहा है। तो यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में यही होता है। अब आप कहेंगे सर उस तरह का एग्जांपल बताइए जिससे समझ में आए। चलिए बताते हैं। यहाँ पर क्या है कि मान लीजिए ये इसके साथ है, इसका सेटिंग, और इसकी सेटिंग इसके साथ है। ठीक है, तो इनमें क्या हुई, लड़ाई पड़ी। लड़ाई होने के बाद ये दोनों अलग हो गए, ये दोनों अलग हो गए, पॉजिटिव मेल हो गया, निगेटिव फीमेल हो गई। ठीक है, उसके बाद जब अलग हो गया तो उसके बाद होगा क्या, ये इसके वाले को ले लेगा और ये इसके वाले को, फ्रेंडशिप इससे हो जाएगी। तो यहाँ पर बन जाएगा BaSO4 और 2NaCl। चलिए ये मजाक की बातें थे, बाकी आपको ये समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग चलते हैं अगले टाइप पे। रिएक्शन है वो है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन अगर किसी रिएक्शन में एक साथ होता है तो उसे बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। अब बेटा ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है, ये चीज जान लें। ऑक्सीडेशन में हमारा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यानी इलेक्ट्रॉनों का अगर लॉस हो रहा है तो समझ लीजिएगा कि वहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, अगर गेन ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो वहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और हाइड्रोजन अगर रिमूव हो रहा है तो वहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। रिडक्शन में क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड ऐड ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉनों का या तो लॉस हो, गेन हो, इलेक्ट्रॉनों का या तो गेन हो, ऑक्सीजन का लॉस हो, या उसमें हाइड्रोजन जुड़े, तो ऐसे रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हटा
और ये बना लिया कॉपर। तो ये क्या लॉस हो रहा है, ऑक्सीजन जब लॉस होगा तो वहां पर क्या होगा, रिडक्शन होगा। ऑक्सीजन का लॉस क्या होगा, रिडक्शन होगा, इसलिए इसको रिड्यूस बोले हैं। और यहाँ पर क्या हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसलिए इसको ऑक्सीडाइज्ड बोलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन, और इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, रिडॉक्स रिएक्शन। चलिए हम लोग कुछ और टॉपिक बचे हुए हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों अगला जो टॉपिक है वो है कोरोजन और रेंसिडिटी। कोरोजन में क्या होता है, स्लो डिस्ट्रॉय ऑफ मेटल बाय एयर एंड मॉइस्चर ईटीसी। आप देखते होंगे कि आपके घर में जंग लग जाना ही कोरोजन कहलाता है। वो लगता कैसे है, जब आपका आयरन रिएक्ट करता है एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में। अगर उसके एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आया तो उसमें आपका ब्राउनिश कलर का क्या होगा, एक सब्सटेंस निकलेगा जिसे हम रस्ट बोलते हैं। तो रस्ट लग जाना, जंग लग जाना, इसी को हम कोरोजन कहते हैं। तो रस्टिंग ऑफ आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर इज इक्वल टू रस्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको समझ गए होंगे। और इसको बचाया कैसे जा सकता है, बचाने के लिए आप उसमें पेंटिंग करा सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं उसके साथ, और ऑयलिंग कर देंगे। तो इन तीनों चीजों को अगर आप करते हैं तो हमारा प्रिवेंट किया जा सकता है कोरोजन को। तो अगला रेंसिडिटी क्या होता है, रेंसिडिटी में क्या होता है, खाने में स्मेल आना। ठीक है, इसी को रेंसिडिटी कहते हैं, यानी स्पॉइलिंग ऑफ फूड ड्यू टू ऑक्सीडेशन, बैड स्मेल और टेस्ट में चेंजेस आना ही हमारा रेंसिडिटी कहलाता है। ये होता क्या है, ये एयर के साथ रिएक्शन करके इसमें भी हमारे बदबू आ सकते हैं और टेस्ट में चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, इसीलिए आप देखते होंगे आपके कुरकुरे के पैकेट बहुत दिनों तक रखने के बाद भी क्या होता है, अच्छा रहता है, लेकिन अगर उसको खोल दिया जाए तो बहुत ही जल्द खराब हो जाएगा, क्योंकि वो एयर से रिएक्शन कर लेगा। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा कि प्रिवेंशन हम लोग कैसे करेंगे रेंसिडिटी में, तो एयर टाइट कंटेनर होना चाहिए, या आप रेफ्रिजरेशन में रख दें जिससे वो काफी दिनों तक, मतलब जिस समय तक खराब होगा उससे ज्यादा समय तक चलेगा। ठीक है, क्योंकि वहां पर वातावरण ठंडा रहेगा और जीवाणु कीटाणु वहां पर रिएक्शन नहीं कर पाएंगे। और एंटीऑक्सीडेंट करके ये सब तरीके से आप रेंसिडिटी से बचा सकते हैं अपने खाने को। तो ये सारे टॉपिक थे जो कि आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल में अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा, जिससे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए हमको प्रेरणा मिल सके। और कोई कमियां भी होंगी तो उसको भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।